पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को निशाना बना रहा था, पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों को टारगेट कर रहा था। ठीक उसी वक्त पाकिस्तान भारत के खिलाफ एक सीक्रेट ऑपरेशन चला रहा था, ऑपरेशन अय्यार। यह ऑपरेशन क्या था और इसे कैसे फेल किया गया, आज आपको हम विस्तार से समझाने वाले हैं। पाकिस्तान के ऑपरेशन अय्यार का संपूर्ण विश्लेषण करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले आपको अय्यार का मतलब बताते हैं। अय्यार का मतलब होता है वो शख्स जो रूप बदलने में माहिर होता है, ऐसा शख्स जो धोखा देने में माहिर होता है। 9वीं से 12वीं शताब्दी तक ईरान से लेकर इराक में गुप्तचर की तरह काम करने वाले योद्धाओं को अय्यार कहा जाता था। पंडित देवकीनंदन खत्री के उपन्यास चंद्रकांता में इस अय्यार शब्द का प्रयोग किया गया है। अय्यार या यूं कहें जासूस मुख्य रूप से दो तरीके के होते हैं। एक देशभक्त जो दूसरे देशों में रहकर अपने देश के लिए जासूसी करते हैं, ये जासूस देशभक्त की कैटेगरी में आते हैं। और दूसरे तरीके के जासूस वो होते हैं जो अपने ही देश में रहकर दुश्मनों के लिए जासूसी करते हैं। पिछले 5 दिनों में देश के 3 राज्यों उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा से जासूसी के आरोप में 11 अय्यार गिरफ्तार हो चुके हैं। इनमें 9 पुरुष और 2 महिलाएं शामिल हैं। सबसे पहले बात इन 2 महिला अय्यारों की, यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा और उर्दू की टीचर गजाला। लेकिन इन दोनों महिला जासूसों में एक समानता है, दानिश। वही दानिश जो पाकिस्तान उच्चायोग से भारत के खिलाफ जासूसी का नेक्सस ऑपरेट करता था। दानिश की ये 2 लेडी अय्यार क्या करती थी, सबसे पहले आपको ये बता दें। आरोप है कि ज्योति मल्होत्रा हिंदुस्तान में रहकर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के अधिकारियों से संपर्क में थी। वो भारत से जुड़ी संवेदनशील जानकारियां पाकिस्तान खुफिया एजेंसी को मुहैया करवाती थी। वहीं गजाला का मेन रोल था पैसों के लेन देन। गजाला भारत में पाकिस्तान के अय्यारों तक पैसे पहुंचाने का काम करती थी। पाकिस्तान के जिस अय्यार मॉड्यूल का पर्दाफाश हो रहा है उसमें कई खुलासे हो रहे हैं, लेकिन सबसे चौंकाने वाला खुलासा है पाकिस्तान के हाइब्रिड जासूसी नेक्सस का, क्योंकि यह पहली बार है जब किसी इन्फ्लुएंसर पर जासूसी के इस तरह आरोप लगे हैं। ज्योति मल्होत्रा ट्रैवल विद जो के नाम से अपना YouTube चैनल चलाती है। सोशल मीडिया पर यह किसी शांति दूत की तरह खुद को दिखाती थी। हिंदुस्तान और पाकिस्तान में अमन की आशा वाला मैसेज फैलाने का ढोंग करती थी। लेकिन किसी को अंदाजा तक नहीं था कि इनके ये ट्रैवल ब्लॉग्स और रंगीन दुनिया और कुछ नहीं बल्कि एक अय्यारी थी। कैसे? अब वो डिकोड करते हैं। 3 बार पाकिस्तान और 1 बार चीन का दौरा करने के बाद इसी साल जनवरी के महीने में ज्योति ट्रैवल ब्लॉग बनाने के लिए जम्मू कश्मीर गई थी। इसी ट्रिप में वो पहलगाम भी गई थी। लेकिन अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या ज्योति ट्रैवल ब्लॉग बना रही थी या फिर उनके ब्लॉग्स में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों के लिए कोई मैसेज था? इन सवालों के जवाब तो ज्योति ही दे सकती है। 15 तारीख को गिरफ्तार ज्योति मल्होत्रा से जांच एजेंसियां पूछताछ कर रही हैं, लेकिन हमारी टीम उन जगहों पर पहुंची जहां जहां ज्योति गई थी। यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा जब इसने सफर बानीहाल से शुरू किया तो सबसे पहले स्टेशन कश्मीर घाटी का काजीगुंड है और यहाँ पर उसने जो है जानकारी हासिल की, यहाँ के लोगों से उसने बात की, बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है उसने लोगों से कलेक्ट की और उसके बाद जो है ट्रेन का सफर जो है वो आगे चलता गया। पहलगाम हमले से पहले वो कश्मीर आई थी और जनवरी के महीने में उसने न सिर्फ कश्मीर के पहलगाम बल्कि काजीगुंड और हसीन इस डल लेक का भी विजिट किया था और इसके अलावा वो कई जगहों पर कश्मीर में गई थी। सोनमर्ग और गुलमर्ग में भी आके उन्होंने गंडोला राइड किया। अब ज्योति जिन लोगों से मिली यहाँ पे या जिन लोगों के साथ उनका यहाँ पर रहन सहन हुआ, उनके ऊपर भी आप पुलिस की तरफ से शिकंजा कसा जा रहा है। जम्मू कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट बडगाम के इस ददपथरी में भी आई थी ज्योति। फेमस डेस्टिनेशन शाली गंगा जो है वहां पर भी गई थी। जांच एजेंसियां लगातार उन जगहों पे जो है लगातार कार्रवाई कर रही है, लगातार जांच कर रही है जिन जगहों पर जो है ज्योति मल्होत्रा गई है। कुछ लोगों को यह लग सकता है कि ज्योति सिर्फ और सिर्फ घूमने गई थी, लेकिन आपको ये समझने की जरूरत है कि अय्यारी होती ही ऐसे है। ज्योति एक द्रोही अय्यारी की श्रेणी में आती है, लेकिन असली अय्यारी होती कैसे है, इसका उदाहरण आपको एक देशभक्त अय्यार की कहानी के जरिए बताते हैं। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के बारे में आपने जरूर सुना होगा। आज आपको मोसाद के सबसे बेहतरीन एजेंट की एक कहानी बताते हैं जिनका नाम था एली कोहेन। 60 के दशक में सीरिया और इजराइल एक दूसरे के कट्टर दुश्मन थे। सीरिया इजराइल पर हमले की तैयारी कर रहा था। 20 फरवरी 1962 में इजराइल ने सीरिया में एली कोहने को जासूसी के लिए भेजा। एक बिजनेसमैन बनकर सीरिया गए एली कोहने ने वहां ऐसी पैठ बनाई कि वो राष्ट्रपति के खास बन गए। एली कोहने को लोग डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर तक का दावेदार मानने लगे। एली ने इसी दौरान इजराइल सीमा से लगे गोलान हाइट्स का दौरा किया
तब उन्होंने वहां सैन्य अधिकारियों को यह कहा कि यहां सैनिकों को काफी गर्मी लगती होगी, इसलिए यहां बड़े बड़े पेड़ लगाए जाने चाहिए। गोलान हाइट्स में हर चौकी के पास पेड़ लगा दिए गए। 1967 में सीरिया और इजराइल के बीच 6 डे वॉर हुई। जैसा कि नाम से पता चलता है, यह युद्ध 6 दिन में इजराइल ने जीत लिया था। गोलान हाइट्स पर इजराइल ने वहीं हमला किया जहां जहां घने पेड़ थे। आप समझे, ये सभी सीरियाई मिलिट्री पोस्ट की निशानदेही थे। एक अकेले जासूस ने अपने मुल्क को कितनी आसानी से जितवा दिया। लेकिन अफसोस की बात रही कि कोहेन खुद ये युद्ध नहीं देख पाए। 24 जनवरी 1965 को उन्हें उस वक्त पकड़ लिया गया था जब वो रेडियो ट्रांसमिशन के जरिए इजराइल में खुफिया जानकारी भेज रहे थे। इसके बाद उन्हें दमिश्क के मुख्य चौराहे पर फांसी दे दी गई थी। भारत में मौजूद ये अय्यार भी खुद को देशभक्त एली कोहेन समझ रहे थे। हो सकता है ये देशद्रोह अय्यार अपने वीडियोस के जरिए पाकिस्तान को सीक्रेट मैसेज पास कर रहे हो, लेकिन पाकिस्तान का ऑपरेशन अय्यारी फेल हो गया। इस सिलसिले में सबसे बड़ी गिरफ्तार जो की गई है गिरफ्तारी वो ज्योति की मानी जा रही है। अब आपको बताते हैं कि ज्योति पकड़ी कैसे गई। इसके पीछे 3 बड़ी वजह हैं। पहली वजह उसकी पाकिस्तान और चीन की यात्राएं, दूसरी वजह उसके खुद के यूट्यूब वीडियो और तीसरी वजह उसका आलीशान लाइफ स्टाइल। ज्योति मल्होत्रा 17 अप्रैल 2024 को 1 महीने के टूर पर पाकिस्तान गई थी। 15 मई तक वो पाकिस्तान में ही रही। इसके बाद भारत लौटी। पाकिस्तान से लौटने के बाद 25 दिन बाद ही 10 जून को वो चीन चली गई। 9 जुलाई तक चीन में रही और फिर वहीं से 10 जुलाई को नेपाल में काठमांडू पहुंच गई। इसी ट्रैवल हिस्ट्री ने ज्योति को सुरक्षा एजेंसियों की रडार पर लाद दिया। ज्योति को लगता था कि यूट्यूब की आड़ में उसकी अय्यारी कभी नहीं पकड़ी जाएगी, लेकिन इन्हीं वीडियोस में उसका कवर एक्सपोज कर दिया। बताया जा रहा है कि सुरक्षा एजेंसियों ने जब उसके यूट्यूब वीडियोस को खंगालना शुरू किया तो दानिश के साथ उसके करीबी रिश्ते यहीं से सामने आए। आपको याद होगा, पहलगाम हमले के अगले दिन पाकिस्तानी उच्चायोग के बाहर एक शख्स केक लेकर जाता हुआ दिखाई दे रहा था। इस वीडियो में जो शख्स दिख रहा है वो भी ज्योति मल्होत्रा के वीडियोस में देखा गया। अब ज्योति के पकड़े जाने की तीसरी वजह का भी विश्लेषण करते हैं। ज्योति हिसार के एक मिडिल क्लास परिवार से आती है। ज्योति फुल टाइम यूट्यूबर है। पिता इसके फर्नीचर की रंगाई पुताई का काम करते थे। ऐसे में सवाल उठता है कि ज्योति के पास इंटरनेशनल ट्रिप्स के पैसे कहां से आए, 5 स्टार होटल्स में रहने खाने के पैसे कहां से आए, फ्लाइट में बिजनेस क्लास में चीन जाने के पैसे कहां से आए, महंगी महंगी ज्वेलरी खरीदने के पैसे कहां से आते थे। ज्वेलरी के बिल्स तो अभी भी हिसार के उसके घर पर पड़े हुए। इस वक्त मैं हूं ज्योति मल्होत्रा के घर पर। ये जो कमरा आप देख रहे हैं ज्योति मल्होत्रा का कमरा है और उसके कमरे में यहाँ पर आप देखें जो यूट्यूब की तरफ से उसे सिल्वर बटन मिला है उसकी तस्वीर यहाँ पर ये लगी हुई है इसके कमरे में। और ये तस्वीर पटाया की तस्वीर है और ये दिखाना चाहूँगा कि ये पटाया की तस्वीर है, ये पटाया की ट्रिप है। इसके अलावा ज्योति के कमरे में कई महत्वपूर्ण दस्तावेज मिले हैं। चूँकि ज्योति अलग अलग देशों का दौरा कर चुकी थी और हमारे पास ये कागजात हैं। पैसे कमाती थी जिसके ज़रिए वो ज्वेलरी खरीदती थी। ये 32,000 का ज्वेलरी है जो ये खरीदा गया है आपको साल 2024 में। ये ज्वेलरी की स्लिप है और ये खरीदा गया है जे ज्वेलर के जरिए। इसके अलावा यहाँ पर सरस्वती ज्वेलर्स है, ये भी हिसार का है। साल 2020 में यहाँ पर 18,000 की ज्वेलरी यहाँ पर ली गई है। इसके अलावा हमारे पास ये दस्तावेज हैं जिसके जरिए पता चलता है कि ज्वेलरी की काफ़ी शौकीन थी। ज्योति मल्होत्रा को लगता था कि वो एक शातिर अय्यार है जिसकी अय्यारी कभी नहीं पकड़ी जाएगी, लेकिन देश के खिलाफ साजिश रचने वाली ज्योति ने हर कदम पर सुराग छोड़े जो उसकी गिरफ्तारी की वजह बने। ज्योति मल्होत्रा पाकिस्तानी उच्चायोग के अधिकारी दानिश के जाल में फंसी, देश से गद्दारी कर बैठी। लेकिन सवाल उठता है कि देश में ऐसे और कितने गद्दार अय्यार घूम रहे हैं। एक एक करके सबको सलाखों के पीछे पहुंचाने की सख्त जरूरत है। जरूरत अय्यारों का रिक्रूटमेंट सेंटर यानी पाकिस्तानी हाई कमीशन पर भी लगाम लगाने की है, क्योंकि यह हाई कमीशन नहीं स्पाई कमीशन है। पाकिस्तान के इस स्पाई कमीशन का इतिहास आप देखेंगे तो आपको भी यही लगेगा कि पाकिस्तान हाई कमीशन का नाम बदलकर पाकिस्तान स्पाई कमीशन कर देना चाहिए। अब देखिए, नवंबर 2015 की बात है। भारत में 5 ISI एजेंट्स पकड़े गए थे जिनका लिंक पाकिस्तान हाई कमीशन से था। अक्टूबर 2016 में पाकिस्तान हाई कमीशन के अधिकारी महमूद अख्तर पर भी जासूसी के आरोप लगे थे। इस पाकिस्तानी अधिकारी ने भारत का आधार कार्ड तक बनवा रखा था। जून 2020 में पाकिस्तान हाई कमीशन के 2 वीजा असिस्टेंट पर जासूसी के आरोप लगे थे। दिसंबर 2010 में पाकिस्तान का वीजा मांगने आए लोगों को जासूसी करने के लिए दबाव डालने का आरोप लगा था।
इस बार भी दानिश समेत पाकिस्तानी हाई कमीशन के अधिकारियों ने भी वही पुराना मोडस ऑपरेंडी अपनाया है जो नूह से जासूसी का आरोप में गिरफ्तार जो किए गए थे वो बता दें। पाकिस्तान एम्बेसी गया था अपना वीज़ा के लिए, उसने कहा मुझसे कि ऐसा कर दो, वीज़ा चाहिए? मैंने कहा हाँ चाहिए। तो एक काम कर दो, मुझे 2 सिम ला के दे और बदले में अपना वीज़ा ले जा। मैं चल ठीक है। तो मैंने फिर कहीं से नूह से सिम ली 2 और 2 सिम लेने के बाद में फिर मैं उधर पाकिस्तान एम्बेसी गया। पाकिस्तान जाने के बाद में तीसरी बार फिर मैं वहाँ से जब आया ना, 3 आने के बाद फिर उसके जब मेरे पास बाद में कॉल आई, फिर उसने कहा कि अब तो है जो सिम से काम नहीं चलेगा, आपको वीज़ा नहीं लगेगा तेरा। जब मैं वीज़ा के लिए गया तो आपको कुछ हमारे लिए कुछ करना पड़ेगा और उसके लिए हम तुझे लाखों रुपये देंगे। उसने कहा कि सिरसा जाना है और एयरफोर्स से जो उसके बारे में उसकी फ़ोटो वीडियो कुछ हमें देनी पड़ेगी। यानी दिल्ली का पाकिस्तानी दूतावास असल में देशद्रोही अय्यार तैयार करने का सेंटर है। दानिश कैसे ऑपरेशन अय्यार चलाता था उसकी पूरी डिटेल अब हम आपको दिखाने वाले हैं। दानिश को जानबूझकर वीजा सेक्शन में तैनात किया गया था। वीजा अप्लाई करने आए लोगों में सबसे पहले दानिश ही उनसे मिलता था। अकेले पाकिस्तान जाने वाले और जरूरतमंद लोगों को चिन्हित करता था। दानिश के निशाने पर खासतौर पर विधवा महिला, अकेली जरूरतमंद लड़कियां होती थी। दानिश ऐसे लड़कों की पहचान भी करता था जिनकी माली हालत खराब थी। कट्टर विचारधारा और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी दानिश के निशाने पर होते थे। दानिश ऐसे सभी लोगों को पाकिस्तानी हाई कमीशन की हाई प्रोफाइल पार्टियों में इनवाइट करता था। दानिश के साथ ज्योति का यह वीडियो भी एक इफ्तार पार्टी का है। दानिश को 13 मई 2025 को भारत सरकार ने जासूसी नेटवर्क से जुड़े होने के आरोप में पर्सोना नॉन ग्राटा के तहत 24 घंटे में भारत छोड़ने का आदेश दे दिया था। लेकिन आरोप है कि पाकिस्तान वापस जाने के बाद भी दानिश लगातार ज्योति के संपर्क में था। उसने युद्ध के दौरान भारत में ब्लैकआउट होने की जानकारी मांगी थी। पाकिस्तान हथियारों के दम पर भारत से लोहा लेने के लायक नहीं है, यह बात पाकिस्तान खुद अच्छी तरीके से जानता है। यही वजह है कि ऑपरेशन अय्यार के जरिए जासूसों की फौज तैयार की, लेकिन पाकिस्तान की यह अय्यार आर्मी भी फेल हो गई। ये तो थे देशद्रोह करने वाले अय्यार, लेकिन दुनिया में कई ऐसी जंग लड़ी गई जो देशभक्त जासूसों के दम पर जीती गई। आज हम आपको ऐसी ही 3 जंग के बारे में बताते हैं जिसमें फौज और जासूस साथ साथ 2 फ्रंट पर लड़े। पहला, पोर्ट ऑथर की जंग। 1904 रूस और जापान पोर्ट ऑथर पर कब्जे के लिए लड़ रहे थे। रूस ने यहां अनगिनत लैंडमाइंस लगाई थी जिससे जापान की फौज को आगे बढ़ने में दिक्कत हो रही थी। लेकिन रूस की फौज के बीच जापानी एजेंट सिडनी राइले ने उनकी मदद की और लैंडमाइंस की लोकेशन का पता लगाया। जापान ने जंग जीती और सिडनी राइले को जासूसों का इक्का ये उपाधि दी गई। दूसरा, बैटल ऑफ कुर्स्क। स्टालिन और हिटलर के बीच में यह जंग थी। सोवियत यूनियन को इस जंग में ऐसी बढ़त थी कि जर्मनी के हमले का पता 4 महीने पहले से था। 1 महीने तक चली इस जंग में हिटलर की हार हुई थी। इस जंग में सोवियत की एक स्पाई आर्मी ने काम किया था जिसका नाम था लूसी स्पाई रिंग। तीसरे, 1971 की जंग में भी पाकिस्तान को मात देने में देशभक्त अय्यारों का बड़ा हाथ था। भारतीय एजेंट्स ने पहले ही जानकारी दे दी थी कि हमला 2 दिसंबर को होगा। हालांकि हमला 1 दिन बाद 3 दिसंबर को हुआ, लेकिन भारत इसके लिए पहले से ही तैयार बैठा था। 1971 में भी पाकिस्तान के अय्यारों से ज्यादा सटीक और धारदार भारत के देशभक्त अय्यार थे। आज भी भारत की इंटेलिजेंस एजेंसीज यानी देशभक्त अय्यारों ने पाकिस्तान परस्त भारत के देशद्रोही अय्यारियों को पहचान कर उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचा दिया।